नमस्कार, स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी यह चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए पढ़ने में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मराठी ईयर 2020 बोर्ड महाराष्ट्र। आज हम देखने वाले हैं उपास चैप्टर का पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर। ओके, उपास चैप्टर हमने देखा है, समझा है, पढ़ा है। बाद में उसका पार्ट 1 बना, पार्ट 2 बना क्वेश्चन आंसर का, और ये आज पार्ट 3 है। इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मैं भेज दूंगी ताकि इनका जो आंसर है वो आपके नोटबुक में आप लिख सको। ठीक है। संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है। संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है 4-5 वो आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। पहली जो कॉन्सेप्ट है वो है भीष्म प्रतिज्ञा। ओके, मराठी में ये जो ज्ञ है, मतलब जो हिंदी में हम लोग प्रतिज्ञा बोलते हैं, पर मराठी में हम उसे प्रतिज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। हमारे चैप्टर में लेखक क्या करते हैं, एक भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। ओके, तो उसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने निर्णय क्यों नहीं बोला, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा यही वर्ड क्यों यूज़ किया है, तो उसके पीछे एक रीज़न है और वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करनी है। देखिए, पहला है, महाभारतात भीष्माने आजन्म अविवाहित राहण्याची प्रतिज्ञा केली होती। अभी लॉकडाउन के कारण सबके घर पे महाभारत चालू है, रामायण चालू है, तो आपको भीष्म कौन है ये पता होगा। ठीक है, भीष्म है महाभारत के कुरुवंशीय के वो राजपुत्र है। ओके, और उनके जो फादर है उनका नाम शंतनु है और जो माँ है उनका नाम गंगा है। शंतनु और गंगा के पुत्र है भीष्म। और भीष्म ने क्या की थी, एक प्रतिज्ञा की थी। कौन सी प्रतिज्ञा की थी कि आजन्म अविवाहित, मतलब जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक, मतलब पूरे जन्म भर वो अविवाहित रहेंगे। ठीक है, वो शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने ठान लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, त्याने ती जीवन भर पाळली। और ये जो भीष्म है उन्होंने वो प्रतिज्ञा, जो निर्णय लिया था, वो पूरे जीवन भर उन्होंने क्या किया, पूरा किया। अशा थर्ड पॉइंट, अशी कठीण प्रतिज्ञा भीष्मांनी केली आणि त्यांनी ती पाळली म्हणून तिला भीष्म प्रतिज्ञा असे म्हणतात। इस तरह की कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने की और उन्होंने वो कंप्लीट भी की, तो इसीलिए उस टाइम से भीष्म प्रतिज्ञा ये शब्द प्रचलित हुआ सब जगह पे। मतलब कभी कोई इंसान ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ करने का जब सोचता है तो उसको बोला जाता है कि उस इंसान ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। ओके, ऐसा यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में लेना है। हमारे लेखक ने अभी ये चीज़, भीष्म की चीज़ हमें अपने चैप्टर को कनेक्ट करनी है। ठीक है, लेखक ने वो शब्द क्यों यूज़ किया, क्योंकि उपास या पाठातील लेखकाने देखील त्यांचे वाढलेले वजन कमी करण्याची प्रतिज्ञा केली। ठीक है, मतलब हमारे चैप्टर के जो लेखक है उन्होंने भी क्या, उनका जो बढ़ा हुआ वेट था, वज़न बढ़ा हुआ था उनका, तो उसको कम करने की एक क्या ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, त्यांच्यासाठी ती प्रतिज्ञा देखील खूप कठिन होती। और जैसे कि आप हमारे लेखक पु ल देशपांडे को जानते हो, तो वो इतने खाने के शौकीन हैं, तो उनके लिए डाइट करना ये सबसे कठिन चीज़ थी। जैसे कि वो उनकी जो कठिन परिस्थिति है वो भीष्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे उसके लिए जैसे वो कठिन था आजन्म अविवाहित रहना, उसी तरह मेरा भी ये बहुत कठिन प्रसंग है कि मुझे डाइट करना है। ठीक है, त्यांच्यासाठी ती प्रतिज्ञा देखील खूप कठिन होती। मतलब हमारे लेखक के लिए भी डाइट करना, वज़न कम करने के लिए ये बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा थी, म्हणून तिला भीष्म प्रतिज्ञा असे लेखक म्हणतात। और इसके लिए उन्होंने उनके प्रतिज्ञा को क्या बोला है, भीष्म प्रतिज्ञा बोली है। ओके, आपको समझ में आया आंसर कैसे। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ क्योंकि वो आपको समझे। ठीक है, एक बार मैं पूरा आंसर आपको मराठी में रीड करके बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, और फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि पॉइंट वाइज आपको आंसर नहीं लिखना है मराठी का। मैं पॉइंट्स आपके इजी होने के लिए देती हूँ, आपको वो अच्छे तरह से दिखे इसके लिए मैं पॉइंट में आंसर लिखती हूँ। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में विदाउट पॉइंट एज इट इज़ आपको लिखना है आंसर। स्टार्ट करती हूँ।
महाभारतात भीष्माने आजन्म अविवाहित राहण्याची प्रतिज्ञा केली होती. त्याने ती जीवनभर पाळली. अशी कठीण प्रतिज्ञा भीष्मांनी केली आणि त्यांनी ती पाळली म्हणून तिला भीष्म प्रतिज्ञा असे म्हणतात. उपास या पाठातील लेखकाने देखील त्यांचे वाढलेले वजन कमी करण्याची प्रतिज्ञा केली. त्यांच्यासाठी ती प्रतिज्ञा देखील खूप कठीण होती म्हणून तिला भीष्म प्रतिज्ञा असे लेखक म्हणतात. ओके, समझ में आया आपको? वेरी गुड. अभी सेकंड देखेंगे, बालसेदार भाजा. ठीक है, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि बालसेदार बालसेदार. सो बहुत मराठी भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा करके वर्ड यूज़ में नहीं आता. तो हिंदी और नॉन महाराष्ट्रियन बच्चों के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा. तो इसके लिए ही आपको संकल्पना स्पष्ट करा में ये स्पेशली आपको दिया है ताकि बच्चों को उसका मीनिंग समझे. ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे आंसर ऐसे लिखा है. लेखकाने विनोदाने भाज्यांना सडपातळ आणि वाळसेदार असे म्हटले आहे. सो हमारे जो लेखक है ये चैप्टर ही पूरा जोकिंग है. ठीक है, और ये पु ल देशपांडे जो लेखक है वो खास करके जोकिंग चीज़ें लिखने के लिए बहुत ही फेमस है. ठीक है, सो लेखक ने क्या किया है, सब्जियों को 2 डिवीज़न में खुद के माइंड के हिसाब से एज अ जोक के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है, सडपातळ और बाळसेदार. सडपातळ उन्होंने क्या किया है, भाजाना. देखिए फिर से सेंटेंस पढ़ती हूँ. लेखकाने विनोदाने, विनोदाने मतलब एज अ जोक. ओके, जोक में उन्होंने क्या किया है, भाजांना मतलब सब्जियों को, सडपातळ ये और बाळसेदार ये 2 नाम दिए हैं. ठीक है, असे म्हटले आहे. सेकंड पॉइंट, सडपातळ म्हणजे बारीक आणि बाळसेदार म्हणजे गुबगुबीत होय. सो सडपातळ का मतलब होता है स्लिम, एकदम पतले, और बाळसेदार का मतलब होता है गुबगुबीत, मतलब बहुत ही गोलू मोलू. ओके, हेवी, वेट बढ़ा हुआ होता है वैसे. ठीक है, सो गुबगुबीत का मतलब वो होता है कि हेल्दी. कोई चीज़ हेल्दी होती है तो उसको मराठी में गुबगुबीत बोला जाता है. सो उन्होंने सब्जियों को ऐसे 2 टाइप में डिवाइड किया. बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हाकलपट्टी झाल्यावर लेखकाचे वजन कमी होऊ लागले. सो बाळसेदार सब्जियां कौन सी है, तो कॉलीफ्लावर है, कैबेज है. ओके, ये कैसे दिखने में भी बड़ी दिखती है और उससे फैट भी ज़्यादा क्या होता है, फैट ज़्यादा गेन होता है, वज़न बढ़ता है. तो जब लेखक की वाइफ ने जो बाळसेदार भाजा, ये आपने पूरा जो ये मैंने लिखा है वो आपने ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन में किया है, उसी का ये आंसर है. ठीक है, सो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए. बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकलपट्टी झाल्यावर, मतलब जो बाळसेदार ऐसी जो सब्जियां थी जिससे वेट गेन होता था, तो उनके वाइफ ने वो सारी सब्जियां किचन में से निकाल दी, और मतलब लेखक के खाने में वो चीज़ नहीं आने वाली थी, वो सब्ज़ी नहीं आने वाली थी, और इसके लिए लेखक का वज़न थोड़ा कम होने लगा, ऐसे लेखक को लगता है. ठीक है. 4th पॉइंट, लेखकाच्या मते बाळसेदार म्हणजे गुबगुबीत भाज्या खाल्ल्याने लेखकसुद्धा बाळसेदार म्हणजेच जाड होतील. सो लेखक का ये थिंकिंग था, एक थॉट था कि अगर मैं ऐसे मोटी मोटी सब्जियां खाऊंगा, बाळसेदार मतलब ऐसे गुबगुबीत और हेवी ऐसे अगर मैं सब्जियां खाऊंगा तो मैं भी उनके जैसा मोटा हो जाऊंगा. जाड होतील म्हणजे मोटा. ओके, सो ऐसा उनका थिंकिंग प्रोसेस है, ऐसा रियलिटी में कोई चीज़ नहीं है, पर ऐसा उनको लगता है. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये बाळसेदार शब्द यूज़ किया है आपके चैप्टर में. ठीक है, अभी एक बार मराठी में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन रीड करके बताती हूँ. लेखकाने विनोदाने भाज्यांना सडपातळ आणि बाळसेदार असे म्हटले आहे. सडपातळ म्हणजे बारीक आणि बाळसेदार म्हणजे गुबगुबीत होय. बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हाकलपट्टी झाल्यावर लेखकाचे वजन कमी होऊ लागले. लेखकाच्या मते बाळसेदार म्हणजे गुबगुबीत भाज्या खाल्ल्याने लेखकसुद्धा बाळसेदार म्हणजेच जाड होतील. ओके, दैट्स इट. आगे जाएंगे. 3rd क्वेश्चन, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही मैजिकली उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, ये सेंटेंस यूज़ किया है. तो थोड़ा सा आपको और शांत तरीके से आपको ये सोचना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट देखनी पड़ेगी. ठीक है, देखते हैं.
लेखकाचे वाढलेले वजन कमी करण्याचा संकल्प फार अवघड होता. ओके, मतलब लेखक ने जो संकल्प किया था, ओके, कि उनका जो बड़ा हुआ उनका वेट है वो कम करना है, ये बहुत ही बड़ा संकल्प था और अवघड, अवघड मतलब डिफ़िकल्ट था. ठीक है. महीना भर त्यांनी जीवाचे हाल केले, मतलब पूरा महीना भर उन्होंने क्या किया, उनके बॉडी को बहुत तकलीफ दी. ओके. त्यांच्या व्रतात अनेक अडथळे आले, मतलब उन्होंने जो व्रत लिया था डाइट करने का, उसमें बहुत सारे क्या है, डिफ़िकल्टीज़ आई. अडथळे यानी कि डिफ़िकल्टीज़ आई. ठीक है. सेंटेंस मैंने छोटे रखे हैं ताकि आपको वो लिखने में इजी हो जाए. ठीक है. 4th, तरीही त्यांनी महीनाभर मेहनत घेतली, मतलब उनको इतनी डिफ़िकल्टीज आई फिर भी उन्होंने पूरे मंथ क्या किया, बहुत हार्डवर्क किया. मेहनत मतलब हार्डवर्क किया. असे करून देखील वजन कमी होण्याऐवजी तब्बल 11 पाउंडने वाढले. मतलब इतना करने के बावजूद भी लेखक का वज़न कमी होने का तो नाम ही नहीं, पर उनका 11 पाउंड से वज़न और बढ़ा. ओके. त्यामुळे लेखक हैरान होतात और इसके वजह से लेखक बहुत परेशान हो जाते हैं. हैरान मतलब परेशान. ठीक है. त्यामुळे ते म्हणतात की, और इसके लिए अभी आपका क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हमारे लेखक ये बोलते हैं की वजनाचा मार्ग हा काट्यातून म्हणजेच त्रासातून आणि वजनाच्या काट्यातून जातो. सो यहाँ पे क्या हुआ है, काटा ये जो शब्द है वो दो तरीके से उन्होंने बोला है. देखिए, काटा मतलब जो गुलाब के कांटे होते हैं. ओके. सो वो वाला एक कांटा का मीनिंग आपको यहाँ पे लेना है. और दूसरा जो है वज़न का, जो हम लोग वेट करते हैं, कितना वेट है, ओके, वो देखते हैं, तो वो वज़न वाला जो कांटा होता है तो वो भी यहाँ पे लेना है. ऐसे दो उन्होंने एक ही शब्द यूज़ किया है, काटा, और उसके दो अर्थ वो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो फिर से ये लाइन पढ़ते हैं. त्यामुळे ते म्हणतात, इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि ये जो वज़न का मार्ग है, ओके, तो वो काट्यातून, मतलब उनको दो तरीके से बोलना है. मतलब त्रास तो होता ही है, त्रास मतलब तकलीफ़. जब भी कोई आपको गुलाब का कांटा लगता है आपको तकलीफ़ तो होती है, वैसे ही मतलब लेखक का मानना है कि तकलीफ़ भी होती है और वज़नच्या काट्यातून सुद्धा जातो. मतलब दो तरीकों के जो कांटे होते हैं उसमें से हमें गुजरना पड़ता है जब हम वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं. एक तो बहुत बड़ी तकलीफ़ और दूसरा वाला है कि वज़न का काटा. सो 8 पॉइंट में वही मैंने बताया है. इथे काटा हा शब्द लेखकाने दोन अर्थांनी वापरलेला है. मतलब यहाँ लेखक ने काटा ये जो शब्द है वो दो अर्थ से यूज़ किया हुआ है. ठीक है. सो एक बार मैं रीड करके आपको बताती हूँ पूरा आंसर. लेखकाचे वाढलेले वजन कमी करण्याचा संकल्प फार अवघड होता. महिनाभर त्यांनी जीवाचे हाल केले. त्यांच्या व्रतात अनेक अडथळे आले, तरीही त्यांनी महिनाभर मेहनत घेतली. असे करून देखील वजन कमी होण्याऐवजी तब्बल 11 पाउंडने वाढले. त्यामुळे लेखक हैराण होतात. त्यामुळे ते म्हणतात की वजनाचा मार्ग हा काट्यातून म्हणजेच त्रासातून आणि वजनाच्या काट्यातून जातो. इथे काठा हा शब्द लेखकाने दोन अर्थांनी वापरला आहे. ओके. आगे जाते हैं. 4th एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये. ओके. असामान्य मनोनिग्रह. ओके. इसका मतलब क्या होता है इस चीज़ का, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको यहाँ पे देखनी है. असामान्य, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मनोनिग्रह मतलब कुछ डिसाइड किया है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपका टारगेट है तो इसके बारे में ये क्वेश्चन आपको पूछा है. लेखकाला खूप खाण्याची सवय होती. मतलब हमारे जो लेखक है पु ल देशपांडे, उनको बहुत खाने की आदत थी. ओके. सवय मतलब आदत. त्यामुळे उपवासाचा निर्णय घेणे ही त्यांच्यासाठी असामान्य गोष्ट होती. अभी जो फूडी पर्सन है, अगर आप उसको बोलोगे कि उसको फास्ट करना है तो उसके लिए वो इम्पॉसिबल चीज़ है. वैसे ही लेखकाचा उपवासाचा जो निर्णय होता, मतलब फास्ट करना का उसने जो डिसीजन लिया था लेखक ने, तो उनके लिए वो इम्पॉसिबल मतलब असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, गोष्ट होती. त्यांना सुरुवातीला अनेक अडथळे आले. मतलब उनको स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आई. अडथळे आणि डिफ़िकल्टीज. पण तरीही त्यांनी महिनाभर डाएट बाबतीत मेहनत
घेतली। ये आंसर देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर सिमिलर है ऊपर वाले आंसर से। फिर भी उन्होंने महीना भर मतलब पूरा महीना उन्होंने डाइट के रिलेटेड बहुत मेहनत ली। ओके, फक्त दोनदा साखर भात मतलब सिर्फ 2 बार उन्होंने पूरे मंथ में 2 बार शुगर राईस खाया, साखर भात। ओके, एकदा कोळंबी भात व वडा भात, कोळंबी यानी प्रॉन्स। ओके, सो एक बार उन्होंने प्रॉन्स राइस खाया था और वड़ा भात मतलब एक भात का ही प्रकार है, वो चावल का है, राइस का रेसिपी, तो वो त्यांनी खाल्ला। इतर सर्व भात त्यांनी बंद केले, मतलब इसके अलावा जो भी नॉर्मल राइस होता था वो उन्होंने अवॉइड किया, बंद किया, स्टॉप किया था। त्यामुळे त्यांचा हा निर्णय असामान्य असल्याचे दाखवण्यासाठी असामान्य मनोनिग्रह असा शब्द वापरला आहे। और इसलिए उनको दिखाना था, आपको सब जो रीडर्स है उनको दिखाना था कि कितना असामान्य, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मैंने किया, मैंने डिसीजन लिया, इसके लिए वो असामान्य, मेरा जो मनोनिग्रह असामान्य है, ये वर्ड यूज़ किया है चैप्टर में। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझा होगा। एकदम ये इजी है, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, और सेम टू सेम थोड़ा ऊपर वाला जो आंसर है उसी के रिलेटेड है, सेम टू सेम ये। सो एक बार मराठी में पढ़ती हूँ। लेखकाला खूप खाण्याची सवय होती, त्यामुळे उपासाचा निर्णय घेणे ही त्यांच्यासाठी असामान्य गोष्ट होती। त्यांना सुरुवातीला अनेक अडथळे आले, पण तरीही त्यांनी महिनाभर डाएट बाबतीत मेहनत घेतली। फक्त 2दा साखर भात, एकदा कोळंबी भात व वडा भात त्यांनी खाल्ला, इतर सर्व भात त्यांनी बंद केले। त्यामुळे त्यांचा हा निर्णय असामान्य असल्याचे दाखवण्यासाठी असामान्य मनोनिग्रह ऐसा शब्द वापरला है। ओके, सो इस तरह से हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे उपास चैप्टर के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझा होगा। संकल्पना स्पष्ट करा, ये डिफ़िकल्ट संकल्पना है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, पर आई होप जो मैंने समझा है आपको समझा होगा। फिर भी बहुत सारे बच्चों के अगर डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन और कर दूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जन चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं उसमें। सो ऐसे मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके जो दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को ताकि 10th वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी, एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।